नमस्कार। दिव्यांग शख्सियत में आज एक बार फिर से मैं आर के शर्मा बात करूंगा एक और दिव्यांग व्यक्तित्व की। जी हाँ, मैं चर्चा करना चाहूँगा दुनिया की एक क्रांतिकारी लोकप्रिय डेफ एंड ब्लाइंड दिव्यांग महिला के बारे में, जिसे हेलन केलर के नाम से जाना जाता है। हेलन केलर का संपूर्ण जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी उनकी उपलब्धियां कभी कम नहीं हुई। आज भी समाज में उनकी उपलब्धियों की चर्चा होती है, लेकिन इन उपलब्धियों को लेकर समाज के अंदर बुद्धिजीवियों का दो तबके मौजूद हैं। एक तबका उनकी उपलब्धियों का समर्थन करता है, प्रशंसक है, वहीं दूसरा तबका कटु आलोचक भी है। ये सर्वविदित है कि हेलन केलर तीन विकलांगताओं से ग्रसित थी। ना वो सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, ना देख सकती थी। बावजूद उसके उन्होंने 14 किताबें लिखी और 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने 2 किताबें लिख डाली। उसके बाद में शेष जो किताबें थी वो लिखी। उन्होंने राजनीति भी की और सामाजिक कार्य भी। सामाजिक कार्य न केवल दृष्टिबाधित या अन्य दिव्यांगों के लिए किए, दूसरे गरीब तबके के जो लोग थे, महिलाओं के जो अधिकार थे, उनके लिए भी उन्होंने सामाजिक कार्य किए, राजनीति की और कम्युनिस्ट पार्टी से भी वो जुड़ी। इसके अतिरिक्त एक और जो बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि भूमध्य सागर के ऊपर से उन्होंने फ्लाइट में उड़ान भरी और न केवल उड़ान भरी, उस फ्लाइट को भी उन्होंने 20 मिनट तक उड़ाया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी उनकी उपलब्धियां हैं, लेकिन इन उपलब्धियों के पीछे उनके जीवन में लगभग 3-4 ऐसे किरदार रहे हैं जिनकी वजह से हेलन केलर को एक बड़ा नाम मिला, प्रसिद्धि मिली। उन किरदारों में टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल, दूसरे उनकी जो टीचर और संरक्षिका जो 49 वर्ष तक, मृत्यु तक यानी उनके निधन तक वो उनके साथ रही, एनी सोलोमन, और तीसरे उनकी सचिव पोली बेंथम। ये 3 ऐसे किरदार थे जिनकी वजह से हेलन केलर को एक नया जीवन मिला और उसी की वजह से वो आगे बढ़ पाई। आलोचकों की बात करूं, जब तक वो राजनीति में नहीं आई तब तक उनकी इतनी आलोचना नहीं होती थी, इतने आलोचक नहीं थे। हालांकि आलोचनाओं का सिलसिला 11 वर्ष की उम्र से ही शुरू हो गया था। जब वो 11 वर्ष की थी और उन्होंने अपनी पहली रचना रची, तब उन पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया गया और ये कहा गया कि ये इन्होंने नहीं लिखी, इसको चुराया गया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप लगा वो ये कि वो विकलांग नहीं थी। ये उन पर सबसे बड़ा आरोप लगाया गया, जो आज भी, यानी मैं 2 जनवरी 2019 तक की भी बात करूं तो वो आरोप अभी तक भी चलता आया है। कई बार ये आरोप लगता रहा है कि उन्होंने झूठ बोला। इसके अतिरिक्त फ्लाइट उड़ाने पर भी सवाल खड़े किए। हालांकि इसकी पुष्टि उनकी जो संस्था है उन्होंने की और जिस अखबार में ये खबर छपी उसका पूरा विवरण भी उसमें दिया, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उनके जितने आलोचक हैं उसमें उनके समर्थक भी बहुत सारे हैं। उनकी आलोचनाओं का दौर सबसे अधिक तब शुरू हुआ जब वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई थी और राजनीति में
भागीदारी वो अपनी निभाने लगी। यहाँ तक कि तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन भी उनके कटु आलोचकों में से एक थे, और दूसरे बड़े बड़े नेता, मीडिया कर्मी वो भी उनके आलोचक बन गए थे। जो शुरू में उनके प्रशंसक थे वो आगे चलकर उनके आलोचक बने, आलोचना करने लगे, और आलोचनाएं धीरे धीरे अफवाहों में भी बदली। यानी उन पर जो लव अफेयर के भी आरोप लगाए गए। एक और जो खास जानकारी उनके विषय में है वो ये कि उनकी बीमारी को लेकर आज भी रिसर्च चल रही है, शोध कार्य हो रहा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि हेलन केलर को जो विकलांगता हुई वो किस बीमारी के कारण हुई है। हालांकि उसके बारे में बताया जाता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फाइनल 2018 की रिपोर्ट की माने तो अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने उन्हें महापुरुषों की संज्ञा दी। नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना की, सीजर से तुलना की, और भी कई आधा दर्जन के लगभग महापुरुष जिनसे हेलन केलर की तुलना की। तो दूसरा जो तबका है, जो आलोचक तबका है, उसने उन्हें हिटलर की संज्ञा दी, आतंकवादी कहा, नाजी कहा। तो इस तरह के दो तबके समाज में उनको लेकर मौजूद है। और ख़ास बात यह है कि जब कभी भी उनको लेकर कोई विवाद खड़ा किया जाता है तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। जब 2019 का जब मामला आया था उस समय भी ना केवल अमेरिका में, पूरे यूरोप सहित एशिया के कई देशों में उसकी चर्चा हुई, उसकी आलोचना हुई, और उसके विषय में खोजबीन शुरू हुई। उन जो तथ्यों के जो अफवाहें हैं उनको उन पर सफाई देने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि उनकी आलोचना के लिए, उनकी निंदा के लिए आतंकवादी और हिटलर जैसे शब्दों का प्रयोग किया एक शिक्षक ने। उसके बाद में ट्विटर ट्रेंड शुरू हुआ और विवाद खड़ा हो जाता है। मैं हेलन केलर के जीवन पर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर बात करूं, उससे पहले हेलन केलर की एक अग्रगामी, जो कि जिसे 3 विकलांगता थी हेलन केलर के जैसे, उसने सबसे पहले भाषा में संवाद करना सीखा। हालांकि लोकप्रियता सबसे अधिक हेलन केलर को मिली, लेकिन उससे पहले वो सारी चीज़ें जो सीखने की थी, लिखने की थी, पहचानने की थी, वो उसकी अग्रगामी जिसका नाम था लारा ब्रिस्मैन वो थी। और उन्होंने सबसे पहले जो है भाषा सीखी और संवाद करना शुरू किया था। अगर मैं ब्रिस्मैन के बारे में जानकारी यहाँ नहीं देता हूँ तो मुझे लगता है कि हेलन केलर की जानकारी पूरी नहीं होगी। तो मैं संपूर्ण जानकारी हेलन केलर, ब्रिस्मैन के बारे में यहाँ रखूँगा, और उन सभी जो विवाद उनसे जुड़े हुए हैं उन पर बात करूँगा। तमाम जो जानकारी मैं विभिन्न वेबसाइटों से 1-1.5 महीने में इकट्ठा करके लाया हूँ, विभिन्न जो उनके विषय में जो उनकी जीवनी लिखी गई है उनसे भी है, उनके जो पत्र थे उनसे भी कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। तो इन सब मुद्दों पर मैं चर्चा विस्तार से करूँगा। सबसे पहले बात करता हूँ लारा ब्रिस्मैन के बारे में, जो कि हेलन केलर की अग्रगामी थी और उसी स्कूल में उसने पढ़ाई की जिसमें हेलन केलर ने अपने पढ़ाई की शुरुआत की। लॉरा ब्रिजमैन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, और थोड़ी बहुत जानकारी जो मिलती है, जो उनके विषय में लिखा, एक इतिहासकार नेक्स्ट के फ्री वर्क उन्होंने ज़रूर लिखा। उसी के अनुसार
लॉरा ब्रिजमैन का जन्म 1855 में हुआ और जब वो 2 वर्ष की थी तब एक दिमागी बुखार के चलते उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, सुनने और बोलने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। 7 साल की उम्र में उनकी विकलांगता को लेकर एक अखबार में खबर छपी और वो खबर पढ़ने को मिली होबे को। ये होबे एक वैज्ञानिक, शोधकर्ता, एक टीचर थे और ये जो टीचर थे वो परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड में थे। इस स्कूल का नाम याद रखिएगा क्योंकि आरंभिक दौर के जो गिने चुने ब्लाइंड स्कूल खुले थे उनमें से एक ये स्कूल भी था। इस स्कूल में होबे, जिनका पूरा नाम था सैमुअल ग्रेडली होबे, तो वो अध्यापन कार्य करा रहे थे। परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड के विषय में बताना चाहूँगा। 1860 में इसकी स्थापना हो गई थी और इसकी स्थापना का श्रेय ग्राहम बेल जो वैज्ञानिक थे उसके फादर और जो उसके दादा थे को जाता है, लेकिन वास्तविक श्रेय इस स्कूल को चलाने का, आगे बढ़ाने का वो जाता है ग्राहम बेल को। उन्होंने इसको गति दी और संभाला। ग्राहम बेल ने भी अपने फादर और दादा का अनुसरण किया क्योंकि उनके पिता आवाज़ पर शोध कार्य कर रहे थे, तो उनका अनुसरण करते हुए ही ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार भी किया। तो होबे ने जब ये खबर पढ़ी तब वो ब्रिजमैन के घर पहुंचते हैं और उसके माता पिता को समझाकर लड़की को अपने साथ लेकर स्कूल आ जाते हैं। यहाँ पर उस लड़की को विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं वो हाथ में देते हैं, उभरे हुए अक्षर देते हैं दूसरे हाथ में, और वस्तु की और अक्षरों की पहचान करवाई जाती है एक दूसरे से। कुछ ही समय में लड़की कौशल प्राप्त कर लेती है और भाषा सीख जाती है, संवाद करना शुरू कर देती है और जल्दी उसने इस पर अपनी पकड़ बनाई। लेकिन जो होबे थे वो अमूर्त चीज़ों पर ज़्यादा बल देते थे क्योंकि उसका कारण ये था कि वो नास्तिक थे और दूसरे जो स्टूडेंट थे उनको भी वो वही सब सिखाना चाहते थे जो वो खुद चाहते थे। और जो लड़की थी ब्रिजमैन, वो धार्मिक विचारों की थी, धर्म में उसको आस्था थी और ये सब पसंद नहीं था, इसलिए वो विरोध भी करती थी आगे चलकर। और क्योंकि वो 20 वर्ष की उम्र तक वहाँ पर रही थी, उसको मैथ्स में कोई रुचि नहीं थी, उससे घृणा करती थी, कई बार टीचरों की अवहेलना भी करती थी और ये चीज़ें होबे को पसंद नहीं आई। उसने अपने जो शोध कार्य थे, सिद्धांत थे, उसके उदाहरणों में बाकी के जो स्टूडेंट थे उनका नाम का उल्लेख किया लेकिन ब्रिजमैन का उल्लेख नहीं किया। फ्री वर्ग जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि दूसरे शिक्षकों के जो पत्र थे उनकी समीक्षा करने पर भी केवल इतना मिला कि होबे कहते हैं कि वो उनके वहाँ पर उनकी देखरेख में कोई इस तरह की लड़की नहीं थी, वो ये कहते हैं। जबकि अन्य जांच पड़ताल में फ्री वर्ग लिखते हैं कि जो ब्रिजमैन थी उसने वहाँ पर पढ़ाई की और इसी आस्था अनास्था के चलते 20 वर्ष से ज़्यादा वो वहाँ पर नहीं रुक पाई थी। ब्रिजमैन घर चली आई और इसी के कारण जो होबे साहब थे वहाँ पर टीचर, उन्होंने कहा था अपने जब सिद्धांतों में और अपने लेखन जो टीचिंग मेथड था उसमें कहा कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं, ब्लाइंड हैं, वो बुद्धि से हीन होते हैं। ये उन्होंने लिखा भी है और उन्होंने कहा। और केवल
कारण क्या था? आस्था और अनास्था का। केवल इसी को लेकर उन्होंने ये बात कही थी कि दृष्टिबाधित लोग बुद्धि से हीन होते हैं। ये इतिहासकार जो नेक्स्ट फ्रिडबर्ग, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है होवे के हवाले से। तो इस तरह का सफ़र ब्रिस्टमैन का रहा। बहुत ज़्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं मिलती है, लेकिन इतना पता चलता है कि हेलन केलर से पहले उसने उस भाषा को और उसमें संवाद करना सीख लिया था और जल्दी उस पर अपनी पकड़ बना ली थी। जबकि आगे चलकर उसी भाषा को जो दूसरे डेफ एंड ब्लाइंड थे, जिसमें हेलन केलर भी थी, वो अपनाती हैं और उसको लोकप्रियता मिलती है। अब बात करता हूँ मैं विस्तार से हेलन केलर के जीवन के बारे में। देखा जाए तो मध्यकाल से पूर्व विकलांगों की उपलब्धि के विषय में बहुत अधिक जानकारी मुझे लगता है उपलब्ध नहीं होती है। विकलांगों की उपलब्धि के विषय में उनकी पहचान का जो सिलसिला शुरू होता है वो मध्यकाल से शुरू होता है। 15वीं-16वीं शताब्दी में भारत के कवि सूरदास और यूरोप के जॉन मिल्टन, जिन्होंने अपनी रचनाओं के चलते लोकप्रियता हासिल की, प्रसिद्धि पाई, और यहीं से विकलांगों को एक नई पहचान की शुरुआत होती है। 19वीं सदी में, जो कि रेनेसा यानी पुनर्जागरण का दौर था, चरम पर था, इटली से शुरू हुआ, पूरी दुनिया में फैला, औद्योगिक क्रांति को गति मिली, नए नए आविष्कार हुए, साहित्यिक रचनाएं रची जाने लगी। उसी दौर में कई विकलांगों के लिए स्कूल खुले, ब्लाइंड स्कूल खुले, ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ। लेकिन इन सब के पीछे विकलांगों का प्रयास रहा, उनका संघर्ष रहा, या फिर विकलांग स्वयं प्रेरणा का स्रोत बने। 1865 में जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय भी एक आविष्कार हुआ। एक विशेष प्रकार के विकलांगों के लिए जूते तैयार किए गए, जिनमें पहली बार चैन का उपयोग किया गया। 1873 में दुनिया का पहला दृष्टिबाधितों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें ब्लाइंड स्कूलों में ब्लाइंड टीचरों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया गया। शिक्षा पर जोर देने की बात की गई, बेरोजगारी से मुक्ति पाने की बात की गई। व्हील चेयर, जो कि लकड़ी के पहियों पर या लोहे के पहियों पर चला करती थी, जिसको धकेलने में काफ़ी ताकत लगानी पड़ती थी, तो 1888 में पहली बार व्हील चेयर में रबड़ के पहिए का उपयोग किया गया। टाइपराइटर के आविष्कार के पीछे भी एक विकलांग दृष्टिबाधित प्रेरणा का स्रोत बना। इटली का एक ब्लाइंड जो अपने मित्र को किसी की सहायता से पत्र लिखकर भेजा करते थे। सामने वाले मित्र ने देखा कि मेरे साथी को, मेरे दोस्त को, मुझे पत्र भेजने के लिए दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। उसको ध्यान में रखते हुए उस परेशानी को हल करने के लिए टाइपराइटर का आविष्कार किया। टेलीफोन के आविष्कार के पीछे भी दो विकलांग प्रेरणा का स्रोत बने। तो ये तमाम कार्य उस दौर में हुए, और इसी दौर में दो दिव्यांग शख्सियतों का नाम सर्वाधिक लिया जाता है। एक लुई ब्रेल साहब, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, दृष्टिबाधितों की जिंदगी को ही बदल कर रख दिया, और एक क्रांतिकारी कदम था पूरी दुनिया में। कई ब्लाइंड स्कूल स्थापित हुए। भारत में भी 80 के दशक में पहला ब्लाइंड स्कूल खुला। इसके अतिरिक्त हेलन केलर, जिन्होंने कोई आविष्कार तो नहीं किया, लेकिन उनकी जो उपलब्धियां हैं उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। पूरी दुनिया में विभिन्न देशों में घूम घूम कर विकलांगों के प्रति जागरूकता संदेश दिया, विकलांगों के उत्थान की बात की, और एक पहचान विकलांगों को जो मिली उसके पीछे भी हेलन केलर को ये श्रेय जाता है। दुनिया के 150 से अधिक ऐसे देश हैं जिसके स्कूल या कॉलेज के जो सिलेबस हैं
पाठ्यक्रम है उसमें हेलन केलर की आत्मकथा को पढ़ाया जाता है जो उन्होंने लिखी। ये भी बड़ी वजह थी उनकी पहचान की, क्योंकि एक 10 साल का बच्चे से लेकर एक उम्र दराज व्यक्ति भी हेलन के बारे में जानता है। तो ये तमाम कार्य उस दौर में हुए। अब बात करता हूँ हेलन केलर के जीवन की, जो कि संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उपलब्धियां भी कम नहीं थी। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को उत्तरी अलबामा के एक स्थान टिस्कुम्बिया वहाँ पर हुआ। उनके पिता का नाम कैप्टन आर्थर एच केलर था, माता कैटी एडम्स, जो कि पूरा परिवार एक पुराने छोटे से मकान में रहता था, जिसमें छोटे बड़े 2 कमरे, किचन और एक खेल का मैदान हुआ करता था। और ये मकान आइवी ग्रीन पार्क में था। मकान को हेलन केलर के पूर्वजों ने 1820 में बनाया था। उनके पिता अमेरिका में जब गृह युद्ध का दौर था, उस समय सेना में थे, कैप्टन के पद पे थे, और नौकरी छोड़ने के बाद में वो उत्तरी अल्बानिया डेमोक्रेटिक, जो कि एक स्थानीय समाचार पत्र था, उसके संपादन करने लगे, संपादक बने। लेकिन घर की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। आय का एकमात्र साधन कपास की खेती और बागवानी था। इसी पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण घर में तनाव रहने लगा और कैप्टन आर्थर एच का झगड़ा अपनी पहली पत्नी, जिनसे 2 लड़के थे, उनसे झगड़ा होने लगा और ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चला। अंततः कैप्टन आर्थर एच दूसरी शादी का फैसला करते हैं और उन्होंने अपने से 20 साल छोटी कैटी एडम्स से शादी की, जिनसे 2 लड़कियां थीं। बड़ी हेलन केलर, पूरा नाम था हेलन एडम्स केलर। हेलन केलर जन्म से विकलांग नहीं थी। जब 6 वर्ष की थी तब उन्होंने बोलना सीख लिया और 1 वर्ष की उम्र में चलना फिरना भी सीख लिया। लेकिन अपने दूसरे जन्म दिवस से कुछ महीने पूर्व एक दिमागी बुखार के चलते उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, सुनने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। और इसका पता उस हेलन केलर की माता को तब चला जब उन्होंने रात्रि के भोजन के लिए घंटी बजाई और उस घंटी की प्रतिक्रिया का कोई असर हेलन केलर के कानों पर नहीं पड़ा। जब हाथ से इशारा करके उसकी माता ने उसे बुलाया तो उसे भी वो नहीं देख पाई। तब सारी स्थिति हेलन केलर की माता को समझ में आ गई। इलाज करवाया लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। इसके बाद में हेलन केलर धीरे धीरे बड़ी होती है और उसके स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन आने लगा। चिड़चिड़ा स्वभाव, या बहुत ज़्यादा खुश होती थी या बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, आपस में हाथ पैरों को चलाती और शैतानी करती, ये सारी चीज़ें होने लगी। घर वाले काफ़ी परेशान और जो उसके रिश्तेदार थे उनको लगता था कि कहीं न कहीं ये दिमागी तौर पर पागल हो गई है। लेकिन ये सब नहीं था, क्योंकि एक दिन उसके हाथ में चाबी आ जाती है और वो एक कोठरी में अपनी माता को बंद कर देती है। इस तरह से कई और भी उसके द्वारा गतिविधियां की जाती हैं। एक दिन अपनी छोटी बहन को पलने से उलट देती है, उसको गिरा देती है। ये सारी चीज़ें होती रही और उसको परिवार ने सहा भी। एक उनकी जो रसोइया, जिसका नाम था मार्टा वाशिंगटन, उनकी एक बेटी थी छोटी, और हेलन केलर अक्सर उसी के साथ
खेलती कूदती, कई बार उसने पीड़ा भी पहुंचाई, लेकिन आपस में वो खेलती रहती थी। और उसी के साथ मिलकर उसने लगभग 60 ऐसे संकेत तैयार कर लिए जिससे वो अपने दैनिक जीवन में काम में लेने लगी, उस रसोइया की जो बेटी थी उसके साथ मिलकर। लेकिन समय बीतता चला गया, शैतानियाँ कम नहीं हो रही थी, परेशान भी थी। उसके बाद में 1886 की बात है, उनकी माता हेलन केलर की जो माता थी केटी एडम्स, उन्होंने एक डॉक्टर के विषय में सुना और अपने पति को और हेलन केलर को उसके पास जाने के लिए कहा। उनके पिता हेलन केलर को लेकर, जो हेलन केलर के पिता थे, उसको साथ लेकर बाल्टिनो मैरीलैंड चले गए, जहाँ पर एक डॉक्टर जो काफ़ी प्रसिद्ध था आँखों के इलाज के लिए, उसके पास लेके गए। डॉक्टर का नाम था जे जूनियल। तो जे जूनियल जो डॉक्टर थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे वहाँ पर, उन्होंने हेलन केलर को देखा और देखने के बाद, सारी स्थिति को समझने के बाद, उन्होंने मना कर दिया कि अब आँखों की रोशनी और सुनने की जो शक्ति ख़त्म हो गई है वो वापस नहीं आ सकती, ये उस डॉक्टर ने कहा। उसके बाद में वो सलाह देते हैं और वो कहते हैं कि आप एक काम कर सकते हो, इसको पढ़ा लिखा सकते हो, और इसके लिए आपको संपर्क करना होगा ग्राहम बेल से, जो कि कई आविष्कार वो ग्राहम बेल कर चुके थे। तो ग्राहम बेल से मिलने के लिए उन्होंने कहा